वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गिटवी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट की इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हैं और इस बार हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को जो कवर कर रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। इस बार का मतलब ये है कि इससे पहले हमने पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सिलेबस है फॉर द एकेटीयू बीटेक स्टूडेंट्स, वीसीए स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस सेम है, कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। पूरा कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज सारी वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर। आप जाएंगे तो वहां पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर्स की, और क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 के हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिट 3 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ना है। हमने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप रिमाइंड करके पीछे वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन में ये कंप्लीट यूनिट नंबर 3 का जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। तो अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके और सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। अंत में अगर आपका किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग या चैनल से रिगार्डिंग कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक वाला बटन भी आप अंत में जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोनॉमी। इससे पहले आपने सारे टाइप के जो पॉल्यूशन हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो आपने पढ़ लिए हैं। एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उन सबको पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्या इफेक्ट है सभी पॉल्यूशंस का ह्यूमन हेल्थ पर। बेसिकली हमने जब उन सबको डिस्कस किया है तो कहीं ना कहीं लिटिल बिट हमने इसके बारे में भी बात की है कि किसी पर्टिकुलर जो पॉल्यूशन है उसका क्या इफेक्ट ह्यूमन की हेल्थ पर पड़ता है या किसी अन्य स्पीसीज की हेल्थ पर क्या उसका इफेक्ट होता है। साथ ही साथ हेल्थ के साथ साथ इसका इकोनॉमिक पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर किस तरीके से आप लिखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल्यूशन की और उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, या उसको अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको, तो पॉल्यूशन हैज़ वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन द बोथ ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोनॉमी। बहुत वाइड रेंज में या बहुत वाइड क्षेत्र में आपको इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं ह्यूमन हेल्थ पर एज वेल एज एट द इकोनॉमी। दीज इफेक्ट्स स्टीम फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ये ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, हर एक टाइप के पॉल्यूशन से ये आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे इंक्लूडिंग एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया है, सॉइल पॉल्यूशन हो गया है या नॉइज पॉल्यूशन, जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। ईच कंट्रीब्यूटिंग टू ए डेक्लाइन इन द पब्लिक वेल बीइंग एंड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे पब्लिक में या उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। लेट्स एक्सप्लोर हाउ पॉल्यूशन इंपैक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोनॉमी इन द डिटेल। अब हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस जो हैं वो हमारी हेल्थ और हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। चलिए वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ। देखिए, जिस सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप कोशिश करें कि उसी सीक्वेंस में उसका आंसर दें। पहले आपसे इफेक्ट्स पूछा गए हैं ह्यूमन हेल्थ पर, तो सबसे पहले हम ह्यूमन हेल्थ पर उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें जो कि हम पढ़कर आए हैं एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा ह्यूमन हेल्थ पर वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी डिसीज। जैसा आप जानते हैं एयर पॉल्यूशन का मतलब ही ये है कि जो आप सांस ले रही हैं, जिस एयर में आप सांस ले रही हैं, वो एयर अगर डर्टी है, वो एयर अगर टॉक्सिक मटेरियल से घिरी हुई है, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होगा, यानी कि आपको जो सांस लेने की क्षमता है वो आपकी कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होगी। तो एक्सपोजर टू द एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज द पार्टिकुलेट मैटर, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and the ozone can cause the respiratory issues like the asthma, chronic bronchitis and the emphysema। ये सब चीजें आपको रेस्पिरेटरी डिसीज के अंतर्गत देखने को मिलती हैं ड्यू टू द डर्टी एयर। यानी कि एयर में अगर हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो जब आप सांस लेंगे तो ये सारे पार्टिकल्स आपके सांस के साथ साथ आपके बॉडी में जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट करेंगे रेस्पिरेटरी फॉर्म में। फाइन पार्टिकल्स जैसे कि कैन पेनिट्रेट द डीप इनटू द लंग्स, एग्रेविएटिंग द
एक्साइटिंग लंग्स कंडीशन, यानी कि जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो उस हवा में जो रहते हैं वो सांस लेते समय हमारे लंग्स में चले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे लंग्स को करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और गैस रह गई है, दैट्स द कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है हमारे लंग्स के लिए। ठीक है, तो आई होप रेस्पिरेटरी डिसीज के बारे में आपको समझ में आया होगा कि एयर पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे लंग्स पर, हमारे सांस लेने की क्षमता पर। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, यानी कि एयर, जो पॉल्यूटेड एयर है उसको में अगर हम सांस लेते हैं रेगुलरली ज़्यादा टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, यानी कि कार्डियो मतलब जैसे अटैक आना या स्ट्रोक होना, अटैक का हाई ब्लड प्रेशर होना, इस तरीके की समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द एयर पॉल्यूशन इज स्ट्रांगली लिंक टू द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। देखिए, इससे पहले हमने जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखी है उसमें आपको तुरंत एहसास होना लगता है। अगर आप पॉल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं तो आपको सांस लेने में वहाँ पर समस्या होती है। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए एयर पॉल्यूटेड रीजन में रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जीवन व्यापन कर रहे हैं, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे हार्ट अटैक, strokes and high blood pressures, as it causes inflammation and the ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द बॉडी। यानी कि कहीं ना कहीं ये बॉडी को, आपकी हेल्थ को रेगुलर बेसिस पर जो आप जी रहे थे, जो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी आपकी एयर पॉल्यूटेड जो पॉल्यूशन आपका है, जिसमें आप सांस ले रहे हैं, अपना जीवित रह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैंसर, जो कि आज के समय में बहुत ही भयानक और खतरनाक बीमारी है। Prolonged exposure to the pollutants like the benzene, formaldehydines, and other carcinogens in the polluted air can increase the risk of lungs cancer and the other cancers। यानी कि कुछ आपके पॉल्यूटेंट्स एयर में ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लंग्स के लिए, और कहीं ना कहीं दे विल कॉज द लंग कैंसर, यानी कि लंग्स कैंसर के लिए वो जिम्मेदार होते हैं, और वो आपका पॉल्यूटेड एयर के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्री मैच्योर डेथ्स, यानी कि कम उम्र में डेथ होना, ये भी आपका एयर पॉल्यूशन के कारण हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO, एयर पॉल्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ प्री मैच्योर डेथ एनुअली वर्ल्ड वाइड। अगर पूरे विश्व में अगर हम देखें तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होता है मिलियंस ऑफ प्री मैच्योर डेथ। ये हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करते हैं तो, पर्टिकुलरली ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर्स एंड द रेस्पिरेटरी डिसीज, यानी कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और रेस्पिरेटरी डिसीज हमने पीछे डिस्कस की हैं, वो उनके कारण कहीं ना कहीं प्री मैच्योर यानी कि कम उम्र में डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे जो पॉल्यूटेड एयर है उसमें अगर हम सांस ले रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, तो किस तरीके से वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट एयर पॉल्यूशन में ऑल्सो अफेक्ट द ब्रेन हेल्थ। देखिए, डे बाय डे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनका क्या क्या इफेक्ट हमारे हेल्थ पर या फिर किसी अन्य स्पीसीज की हेल्थ पर पड़ रहा है, वो डे बाय डे उस पर रिसर्च चलती रहती है। तो पॉल्यूटेड एयर्स में रहने वाले पर्सनस का अगर हमने टेस्ट किया, उन पर रिसर्च की, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड एयर की वजह से मेंटल हेल्थ पर भी इशू होता है ना। ब्रेन हेल्थ लीडिंग टू कॉग्निटिव डेक्लाइंस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इज दैट क्लियर? तो हर एक फैक्टर में, हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का। चलिए, अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो है वाटर। और वाटर अगर पॉल्यूटेड है तो उसका भी हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। जब हम सेकंड यूनिट कवर करेंगे, अभी हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट के बाद, तो सेकंड यूनिट में आप जो वाटर से होने वाली डिजीज हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर में होने वाली या वाटर से होने वाली जो पॉल्यूटेड वाटर हम कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उससे क्या मेन डिसीज आपको होती हैं, उसके बारे में हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वाटर अगर पॉल्यूटेड है तो उससे हमारी हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले इन्फेक्शन डिसीज हमें होंगी, जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर ऑफ्टन कंटेन्स पैथोजेंस इंक्लूडिंग द बैक्टीरियाज, वायरस एंड द parasites which can cause the disease such as the cholera, dysentery and the typhoid। यानी कि अगर आप
पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो उससे इन्फेक्शन डिसीज बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज अगर उसमें है, वायरस अगर उसमें है, पैरासाइट्स अगर उसमें हैं, तो आपको कोलेरा हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा या टाइफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके की समस्याएं आपको वाटर जो पॉल्यूटेड है उसको कंज्यूम करने से देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर केमिकल पॉइजनिंग, केमिकल्स भी आपको कहीं ना कहीं थ्रू द वाटर आपकी बॉडी में जाते हैं, जैसे टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर रन ऑफ्स एंड द अनट्रीटेड सीवेज कैन कंटामिनेटेड ड्रिंक वाटर। यानी कि आपने जब वाटर पॉल्यूशन हमने पढ़ा था उस क्वेश्चन में हमने डिटेल में इन चीज़ों के बारे में आपको बताया कि वाटर जो पॉल्यूट होता है वो किस किस वजह से होता है। तो उसमें जब से सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, वो रिवर्स में जाकर मिलता है। अब रिवर में जाकर मिलेगा तो आसपास के क्षेत्र में उस रिवर के कारण जो अर्थ के अंदर वाटर है उसमें इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, अगर वो लॉन्ग समय से उस रिवर के वाटर में मिल रहा है। वहीं पर एग्रीकल्चर में जो भी हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अर्थ वाटर को भी इफेक्ट करता है, और वो फिर जब हम उसको ड्रिंक करेंगे, पीने में यूज करेंगे, तो वो केमिकल्स धीरे धीरे हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू जाएंगे और वो कहीं ना कहीं हमें पॉइजनिंग हमारी बॉडी में क्रिएट करते चले जाएंगे, लीडिंग टू द पॉइजनिंग। एंड लॉन्ग टर्म अगर हम इस वाटर को या इस तरीके के रीजन में हम बहुत ज़्यादा समय तक रह रहे हैं तो एकदम से उसका इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टाइम बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हैवी मेटल लाइक द लेड, मरकरी, आर्सेनिक कैन कॉज द ऑर्गन डैमेज। यानी कि जब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की तो उसमें हम आर्सेनिक की अगर मात्रा अधिक हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा, है ना, लेड की अधिक मात्रा हो जाए क्या इफेक्ट होगा, सल्फर की अधिक मात्रा वाटर में हो तो क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। और आगे बात करें, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होने के चांसेस रहते हैं, एंड डेवलपमेंट्स प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट्स होने थे समय समय पर अकॉर्डिंग टू एज, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेशली इन द चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों में स्पेशली ये चीज कही गई है। तो कहने का मतलब ये है, अगर पॉल्यूटेड वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प से या उसके थ्रू हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स एंटर कर जाते हैं, जो कि हमें हमारी हेल्थ को अनेक फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड द डेवलपमेंट इश्यूज। जैसा कि मैंने बताया, चिल्ड्रंस में अगर शुरू में ही बच्चे ऐसा वाटर पी रहे हैं जो कि केमिकल पॉइजनिंग है, तो वो आप उन बच्चों की कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, हर तरीके के डेवलपमेंट, चाहे आप फिजिकल डेवलपमेंट देख लें, मेंटल डेवलपमेंट देख लें, सबको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो हार्मफुल केमिकल उसकी बॉडी में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट के रास्ते में बाधा बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे वाटर पॉल्यूटेड अगर हम कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो किस तरीके से वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सॉइल पॉल्यूशन की। हमने एक सॉइल पॉल्यूशन पढ़ा था, तो उसका भी कितना इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। हेल्थ रिस्क फ्रॉम द कंटामिनेटेड फूड। देखिए, सॉइल पॉल्यूटेड का मतलब है जो हम फूड खा रहे हैं वो कंटामिनेट होना है। क्यों? क्योंकि सॉइल पॉल्यूटेड है तो उसी में हमारे खाने पीने की चीजें उगाई जा रही हैं, उसी में हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो वही जब पॉल्यूटेड है तो कहीं ना कहीं उस जो हमने फसल उगाई है, जो हमने क्रॉप उगाई है, उसमें भी उसका इफेक्ट जाएगा, और जब हम उसको कंज्यूम करेंगे देन इट विल हार्म फॉर आवर हेल्थ। तो पेस्टिसाइड्स, heavily metals and other chemical in the soil can enter the food chain through the crops। भाई फूड चेन जो हमने डिस्कस की थी, उसकी जो क्रॉप चेन है उसमें ये एंटर कर जाते हैं, और जब हम उसको कंज्यूम करेंगे या स्पेसीज उसको खाएंगी तो कहीं ना कहीं वो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, पॉइजनिंग चीज़ें पहुंच जाएंगी जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, है ना, लीडिंग टू द पॉइजनिंग। और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द कंटामिनेटेड फूड कैन कॉज द वेरियस डिसीज। जैसे कि आजकल के समय में जो युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, आप लोगों की उम्र के, इनको फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है आप लोगों की बॉडी के लिए। ये इसका असर अभी आपको नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसको डे बाय डे कंज्यूम करते जाते हैं तो इसका इफेक्ट आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बारे में इसमें कहा गया है कि ये एकदम से आपको महसूस नहीं होंगी, ये लॉन्ग टाइम जाकर आपको इस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज का, इंक्लूडिंग कैंसर, न्यूक्लोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड द डाइजेस्टिव इश्यूज। बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, जैसे आपको
डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगेंगे। अभी तो आपकी बॉडी इतनी मैच्योर है कि वो धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत लगाती चली जाएगी, लेकिन जैसे ही उसका पूरा होल्ड ऑन खत्म हो जाएगा तो फिर आपको समस्याएं होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि अगर आप कुछ भी खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कमजोर हो जाएगा कि वो आपके उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, फिर उससे बहुत सारी समस्याएं आपको क्रिएट होने लगेंगी। कैंसर तक यहाँ पर आपका सॉइल पॉल्यूशन से बताया जा रहा है। न्यूक्लियर डिसऑर्डर भी आपको देखने को मिलता है ड्यू टू द सॉइल पॉल्यूशन। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर कंटामिनेशन। भाई सॉइल पॉल्यूटेड है तो जैसा कि मैंने ग्राउंड वाटर की बात की थी वाटर पॉल्यूशन में, तो पॉल्यूटेड सॉइल में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है या जो उसका ग्रेड है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा, उसका जो लेवल है। यानी कि पॉल्यूटेड सॉइल कैन लीच toxin into the groundwater and surface water, affecting the quality of drinking waters, irrigation and the ओवरऑल इकोसिस्टम हेल्थ। मतलब कहने का ये है कि पॉल्यूटेड वाटर जो है वो ड्यू टू द सॉइल पॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर जिसमें आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, और उससे आपके ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी, इरिगेशन की क्वालिटी या ओवरऑल इकोसिस्टम की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर बहुत खतरनाक फैक्टर्स या अफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर। जैसे मैंने जब नॉइज पॉल्यूशन आपको पढ़ाया था तो इरिटेशन हमको होने लगती है, जो नींद आने की हमारी कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, नींद नहीं आ पाती है ना। मेंटल डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको नॉइज पॉल्यूशन में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी कि हमें स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस होने लगती है अगर हम नॉइज पॉल्यूटेड रीजन में रह रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर हम उस रीजन में रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ता ही पड़ता है ना। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू द लाउड नॉइज कैन लीड टू द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड द स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगी। क्रॉनिक नॉइज एक्सपोजर हैज बीन लिंक्ड टू द हायर लेवल ऑफ द कॉर्टिसोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन जो है वहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, विच अफेक्ट द ओवरऑल हेल्थ, और उस वजह से हमारे पूरी हेल्थ या पूरा डेली का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आप स्ट्रेस में हैं तो आप 100% वहां पर अपना नहीं दे पाएंगे, या फिर अगर आपकी स्लीपिंग आवर्स जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं तो आप किसी भी काम में 100% अपना नहीं दे पाएंगे। तो दैट मीन्स नॉइज पॉल्यूशन का भी आपकी ओवरऑल हेल्थ पर इफेक्ट होता है। एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आपको उसका सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी बात को समझाना चाह रहे हैं किसी को और उसके आसपास जहाँ पर आप हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज हो रही है या पॉल्यूटेड नॉइज है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई टीचर ही अगर क्लास में पढ़ाता है और बच्चे वहाँ पर कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप अचानक से देखते हैं कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा था क्लासरूम में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि वो एकदम से गुस्सा हो जाता है उन बच्चों पर जो कि क्लास में आवाज कर रहे थे, फिर उनको वो डांटते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका नॉइज पॉल्यूशन का आपके ब्लड प्रेशर, आपके स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी इस फॉर्म में आपको हेल्थ में अफेक्ट करता है। ठीक है, हार्ट डिसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द स्ट्रोक्स, ये सारी समस्याएं आपको हेल्थ के फील्ड में नॉइज पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हियरिंग लॉस। ऑब्वियसली बात है, अगर आप उस रीजन में रह रहे हैं जहां पर नॉइज की लाउडनेस या साउंड की लाउडनेस बहुत ज़्यादा है तो आपकी हियरिंग यानी कि सुनने की क्षमता भी खत्म हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द हाई लेवल ऑफ नॉइज कैन लीड टू द परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर आप इस चीज़ को मतलब प्रैक्टिकली करके देखना चाहें तो आप अगर 2 दिन अपने हेडफोन से लाउड आवाज में गाने सुनकर देंगे फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा लिटिल बिट डिस्टर्ब होती है। अगर आप लाउड साउंड में गाने सुन रहे हैं, उसके जैसे ही आपने गाने बंद किए तो उसके कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके कान गूंज रहे हैं या आपको आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है अगर कोई आपको कुछ सुनाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है ना। तो हियरिंग प्रॉब्लम यानी कि हियरिंग की जो लॉस है वो आपको उसका सामना करना पड़ सकता है अगर आप हाई लेवल साउंड या हाई लेवल नॉइज में रहते हैं बहुत ज़्यादा समय के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये नॉइज पॉल्यूशन के कुछ इफेक्ट्स थे हमारी हेल्थ पर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो एट द एंड अगर हम इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात करें इन सभी टाइप्स के पॉल्यूशन से तो हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है हमारी,
चाहे आप एयर पॉल्यूशन से अफेक्ट हो या वाटर पॉल्यूशन से या सॉइल पॉल्यूशन से या नॉइस पॉल्यूशन से। वहीं पर लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हमारी घट जाती है क्योंकि हम अपने उस काम में 100% नहीं दे पाते हैं। एग्रीकल्चरल लॉसेस भी हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि जो क्रॉप हम उगा रहे हैं, जो केमिकल्स हम उस क्रॉप को उगाने के लिए सॉइल में मिला रहे हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है लेवल वो भी डिक्रीज हो जाता है। वहीं पर टूरिज्म इंडस्ट्रीज भी इकोनॉमिकली इफेक्ट होती हैं क्योंकि अगर हम वाटर में पॉल्यूशन करेंगे या फिर उस क्षेत्र में हम उस क्षेत्र को पॉल्यूट करेंगे तो आपका टूरिज्म का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप वहां पर क्या चाहते हैं, वहां पर आप चाहते हैं साफ सुथरा हो, सफाई हो, बिल्कुल क्लीन हो सारी चीजें, तो आपको अच्छा लगता है। यदि आप ऐसी जगह पर घूमने गए, आपको बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं यहाँ पर घूमने जा रहा हूँ और वहां का रीजन आपने देखा इतना गंदगी वहां पर है, तो क्या आपका मन करेगा अगली बार फिर वहां जाने का? नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस जो हैं ये टूरिज्म को भी इफेक्ट करते हैं। वहीं पर डैमेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो है उसको भी ये डैमेज करते हैं, यानी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। एनवायरमेंटल एंड इकोसिस्टम डैमेज, पूरा एनवायरमेंट, पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा क्योंकि इकोसिस्टम क्या है? ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनकी एक चेन है, जैसे कि हमने पढ़ा फूड चेन में हर एक पार्ट का अपना अपना एक रोल होता है। अगर उस चेन में से एक भी कोई डिस्टर्ब होता है तो वो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट मीन्स अगर पॉल्यूशन से एक भी स्पेसीज आपकी क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है, तो दैट मीन्स इकोसिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें सारी चीजें, तो पॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बोथ ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोनॉमिक। जैसा कि हमने अभी देखा है, इट लीड्स टू द हायर हेल्थ केयर कॉस्ट। भाई इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स के जो पॉल्यूशंस हैं हमारी हेल्थ पर इफेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा? हमारी हेल्थ की कॉस्ट बढ़ जाएगी। हेल्थ की कॉस्ट मतलब हमें जिंदा रहने के लिए अब दवाइयों पर निर्भर करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट कराने पड़ेंगे, है ना। लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम अपना काम में 100% नहीं दे पा रहे हैं तो इससे की प्रोडक्टिविटी का भी लॉस होगा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि जो एनवायरमेंट का लेवल था वो पॉल्यूट अगर होता जा रहा है तो यानी कि एनवायरमेंट का जो स्तर है वो घट रहा है। एंड डैमेज इकोसिस्टम, और जब एनवायरमेंट ही यहाँ पर डिग्रेड हो रहा है उसका लेवल, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। आगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स of the pollutions not only affect the quality of the life for the individual but also hinder इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सस्टेनेबिलिटी। अगर हम इस पॉल्यूशन को लॉन्ग टाइम तक करते हैं, इसको हम नहीं रोकते हैं, यानी कि इस पर हम लगाम नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इंडिविजुअल लाइफ के साथ साथ पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पर पड़ता है। आगे, एड्रेसिंग द पॉल्यूशन थ्रू द स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल पॉलिसीज, technologically innovations and the public awareness companion is crucial to protecting the public health and the promoting economic stability। यानी कि इसका बस एक ही रास्ता है कि आप जो भी पॉल्यूशन वाली समस्याएं हैं उनको एड्रेस करें, यानी कि उनको फाइंड आउट करें और स्ट्रिक्टली एनवायरमेंटल पॉलिसीज बनाएं, टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस करें एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए कैंपेनियन करें, वहीं पर साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ और अदर फैक्टर्स को प्रमोट करें जिससे कि इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी भी बनी रहे। और उसी कारण से पब्लिक अवेयरनेस को देखते हुए अब सभी कोर्सेज में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को वैलिड कर दिया गया है, यानी कि सभी को वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस जो हैं वो कैसे ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और कैसे वो इकोनॉमिकली इफेक्ट करता है पूरे एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ साथ एक पूरे वर्ल्ड को। तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में अगर आपसे ये आंसर पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इस यूनिट का ये है लास्ट क्वेश्चन और हमने लगभग पूरा सिलेबस इस यूनिट का 6 क्वेश्चन में जो लॉन्ग फॉर्म में थे कंप्लीट कर लिया है। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले या डिफरेंट टाइप्स किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हर एक टॉपिक के लो से टॉप लेवल तक हम गए हैं, हमने उसको लो लेवल से टॉप लेवल तक डिस्कस किया है। आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हुई होंगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि बहुत बहुत जरूरी है अगर आपको एनवायरमेंट को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है तो। और एनवायरमेंट स्वस्थ रहेगा तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगी, क्योंकि एक इकोसिस्टम जो वर्ड आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, वो एक मेंटेन फॉर्म में रहेगा और अगर वो मेंटेन है तो आपका हेल्थ, आपका इकोनॉमिक सब बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। आगे, व्हाट आर इट्स सोर्सेज, पहले हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, फिर हम इसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आगे, कैसे ये अफेक्ट करता है
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट है अगर हम वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? चलिए हम बात कर लेते हैं पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो जो हम वेस्ट डे बाई डे अपनी लाइफ में जनरेट करते हैं, चाहे हम इंडिविजुअली बात कर लें, चाहे हम इंडस्ट्रियल लेवल पर बात कर लें, चाहे हम स्टेट लेवल पर बात कर लें, उसका हम कैसे मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड्स को आप समझते ही हैं। अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उसमें एक मैनेजर होता है, वो कैसे उस इंडस्ट्री के वर्कर्स को, उसके प्रोडक्ट को, उसकी प्रोडक्टिविटी को मैनेज करता है। वैसे ही सॉलिड वेस्ट जो हम डे बाई डे जनरेट करते हैं उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसका मैनेजमेंट जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाएगा, है ना। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द सॉलिड मटेरियल दैट आर डिस्कार्डेड एज वेस्ट। कहने का मतलब क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो भी हम वेस्ट डे बाई डे जनरेट करते हैं उसको किस तरीके से हम कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे उसको हम ट्रीट कर रहे हैं और कैसे हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि 3 स्टेप में आपका ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है, कलेक्ट करना, ट्रीटिंग करना और डिस्पोजिंग करना, ठीक है। दिस प्रोसेस इंक्लूडिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम जनरेशन ऑफ द डिस्पोजल एंड एम्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। मतलब हम इन 3 स्टेप की हेल्प से मिनिमाइज कर सकते हैं कि एनवायरमेंट पर जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं, इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उनको, एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को। इज दैट क्लियर? आगे, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज क्रूशियल टू मेंटेनिंग द क्लीन। प्रॉपर सॉलिड वेस्ट अगर मैनेजमेंट हम कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है, किसमें? टू मेंटेन द क्लीननेस, हेल्दी एनवायरमेंट्स एंड मिटिगेटिंग द निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द वेस्ट एक्यूमुलेशन। और ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है निगेटिव इफेक्ट जो होते हैं उस वेस्ट के, जो हम डे बाई डे जनरेट कर रहे हैं थ्रू द डिफरेंट सोर्सेज। आई होप आप समझ गए होंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं। इज दैट क्लियर? और क्या क्या चीजें उसको मैनेज करने से हमारी पटरी पर आ सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज की बात कर लेते हैं सॉलिड वेस्ट के, कहाँ कहाँ से ये सॉलिड वेस्ट क्रिएट होता है। आपको भी पता है, आपके घर से इंडिविजुअली सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, हॉस्पिटल से सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, इंडस्ट्री से सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, किसी कॉलेज से सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, किसी ऑफिस से, किसी स्कूल से, या फिर किसी भी पब्लिक जगह से जहाँ पर पब्लिक का निवास है, रहती है, अपनी डे बाई डे लाइफ जी रही है, वहाँ से सब जगह से सॉलिड वेस्ट इंडिविजुअल लेवल पर डे बाई डे क्रिएट होता है। तो सोर्सेज में अगर मैं पहले बात करता हूं तो सॉलिड वेस्ट कैन originate from the various sectors and its sources are typically divided into the following categories। हमने किस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है? पहला है रेजिडेंशियल, यानी कि हाउस होल्ड वेस्ट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, इंडिविजुअली के घरों से जो वेस्ट निकलता है, कूड़ा निकलता है। जैसे ही आपके घर के सामने रोज गाड़ी आती है कि कूड़ा मतलब नगर पालिका में आपका स्वागत है, इस तरीके से वो कुछ उनकी लाइन है, टैग लाइन है ना। वो जैसे ही आप सुनते हैं, आप अपने घर का जो वेस्ट है, खाने का और जो भी सारी चीजें वेस्ट है वो आप लेकर जाते हैं और उसमें डाल देते हैं, है ना। तो वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज सच एज फूड स्क्रैप्स, पैकेजिंग, ओल्ड क्लोथ्स, न्यूज़पेपर्स एंड यूज आइटम्स लाइक ब्रोकन फर्नीचर्स। तो ये सब आपके क्या हैं? रेजिडेंशियल वेस्ट हैं, यानी कि हाउस होल्ड वेस्ट में आते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो सेकंड है कमर्शियल वेस्ट। दूसरा पार्ट है आपका कमर्शियल वेस्ट का। कमर्शियली अगर हम बात करें तो वेस्ट जनरेटेड बाय द बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल स्टोर्स, डिफरेंट यानी कि डिफरेंट कमर्शियल जगह जो हैं उनसे भी डे बाय डे वेस्ट क्रिएट होता है। जैसे पैकिंग मटेरियल्स हो गए हैं, पेपर वेस्ट हो गए हैं, फूड वेस्ट हो गया है, या ऑब्सोलेट इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स वहाँ पर हम, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर मशीनरी का यूज़ है तो कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, तो दैट मीन्स डिफरेंट टाइप से आपके कमर्शियली वेस्ट भी क्रिएट होता है। तो एक सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट आपका कमर्शियल वेस्ट भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द स्क्रैप मटेरियल, केमिकल्स, मेटल सेविंग्स, प्लास्टिक एंड द हजार्ड्स बाई प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वहां से एक्स्ट्रा अनयूज्ड मटेरियल जो है वो आपका एज ए वेस्ट रहता है, चाहे वो प्लास्टिक की फॉर्म में हो, चाहे वो मेटल की फॉर्म में हो, चाहे वो केमिकल की फॉर्म में हो। तो वहां से भी एक सोर्स है आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट करने का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है
कंस्ट्रक्शन एंड द डिमोलिटेशन वेस्ट। अब ये क्या है? वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यानी कि जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पर कोई काम हो रहा है, सड़क बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, ब्रिज बन रहा है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं वेस्ट क्रिएट होता है। जैसे कि वुड हो गई है, कंक्रीट हो गई है, मेटल हो गया, ग्लास हो गया है, या डिमोलिस्ड स्ट्रक्चर हो गया है, तो दीज ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड वेस्ट, वहां से कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज से क्रिएट होते हैं। तो ये भी एक सोर्स है सॉलिड वेस्ट का। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर से भी सॉलिड वेस्ट क्रिएट होता है, जैसे वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द क्रॉप रेजिड्यूज, यानी कि जो हमारी फसल है उसका जो बचा हुआ मटेरियल है जो हमारे यूज का नहीं है उसको हम वेस्ट ही कहेंगे। एनिमल मैन्योर, यानी कि एनिमल्स का जो वेस्ट रहता है वो भी एक टाइप का सॉलिड वेस्ट है। पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं, उनकी पैकेजिंग, उनका प्लास्टिक फॉर्म, वो सब एक सॉलिड वेस्ट है। फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं उनका जो वेस्ट बचता है या फिर वो भी एक टाइप का सॉलिड वेस्ट में आता है। तो यानी कि एक सोर्स एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो जाता है सॉलिड वेस्ट को जनरेट करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहां पर भी डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ वेस्ट क्रिएट होता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज में आपका वेस्ट क्रिएट होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें भी वेस्ट क्रिएट होता है, इन द फॉर्म ऑफ द पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ द फूड, जो फूड बच जाता है, या इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल वेस्ट। ये सब आपके इंस्टीट्यूशनल वेस्ट में आ जाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। इज दैट क्लियर? तो सिक्स्थ सोर्स जो है आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट करने का, दैट्स द इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सेवंथ पॉइंट, हजार्ड्स वेस्ट, यानी कि ऐसे वेस्ट जो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे, जैसे कि पोज ए रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरमेंट सच एज केमिकल्स, बैटरीज एंड द सर्टेन मेडिकल वेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और ये हजार्ड्स वेस्ट आपके हर एक, जो पीछे हमने 6 सोर्स पढ़े हैं वहाँ किसी से भी जनरेट हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल से, इंस्टीट्यूट से, या किसी भी इंडस्ट्री से केमिकल की फॉर्म में, या जो डैमेज बैटरीज होती हैं उनके वेस्ट हो गए हैं, या मेडिकल वेस्ट हो गए हैं, तो वो सब आपके हजार्ड्स वेस्ट रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोविड के समय में आप मास्क यूज करते थे, तो आप मास्क कुछ समय के लिए यूज करते थे, वो मास्क आपके जब यूज हो जाते थे तो आप उनको वेस्ट में फेंक देते थे, और कहते थे उस समय पर गाइडलाइन थी कि आप मास्क एक बार जो यूज कर लिया उसको दोबारा से यूज ना करें, उसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है आपकी हेल्थ पर। तो वो एक मेडिकल का वेस्ट हो गया जो कि बहुत ज्यादा उस समय पर हार्मफुल था हेल्थ के लिए, है ना। तो हजार्ड्स वेस्ट में आपका इस तरीके से आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एथ, अगर हम सोर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको आप ई वेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, ई वेस्ट में जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो खराब हो गई हैं, अब उनका यूज नहीं हो सकता है, तो वो वेस्ट हो गई हैं, इंक्लूडिंग द कंप्यूटर्स, फोन्स एंड द टेलीविजन्स। इन सब से जो ऐसे इक्विपमेंट हैं, ऐसी डिवाइसेज हैं जो यूज में नहीं आएंगी आगे, तो वो सब एज ए ई वेस्ट हम उनको कहेंगे, और वो भी एक फॉर्म सॉलिड वेस्ट की क्रिएट करते हैं। तो आई होप 8th सोर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 8 सोर्सेज हमने सॉलिड वेस्ट के जो हैं वो डिस्कस किए। आई होप 8 के 8 आपको क्लियर होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में कितने टाइप्स के सॉलिड वेस्ट हमें देखने को मिलते हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे कि जो बायोडिग्रेडेबल की बात हो रही है, जो नेचुरली ब्रोक डाउन होकर आपके सरफेस में सॉलिड के वो मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ब्रेक डाउन करके साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं, जिसको आप डीकंपोजर्स पार्ट बोलते हैं, है ना। एग्जांपल के लिए इंक्लूडिंग द फूड स्क्रैप, जो खाना होता है जो बच जाता है, वो लगभग सभी खाना आपका क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके उसको अर्थ में मिला देते हैं, यानी कि उस साइकिल को, न्यूट्रिएंट्स को उसके अर्थ के सरफेस में मिला देते हैं, है ना। यार्ड वेस्ट हो गए हैं, या पेपर्स होते हैं, तो ये कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और आसानी से इनको हम बायोलॉजिकली डिग्रेड करके एक साइकिल जो होती है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हार्मफुल नहीं होते हैं हेल्थ के लिए या किसी स्पीसीज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हर एक क्षेत्र के लिए, चाहे आप किसी भी टाइप की स्पीसीज की बात कर लें, हर एक को ये हार्म पहुंचाते हैं। वो वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर अगर मैं बात करूं जो डिकम्पोजर्स होते हैं, उनके द्वारा ब्रेक डाउन करके आपके न्यूट्रिएंट साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते, वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। दैट मीन्स वेस्ट डज नॉट डिकम्पोज इजिली एंड इंक्लूड्स मटेरियल लाइक द प्लास्टिक, सबसे ज्यादा खतरनाक आज के समय में है प्लास्टिक, मेटल्स एंड द ग्लास। ये सब ऐसे वेस्ट हैं
नॉन बायोडिग्रेडेबल जो बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिसाइक्लेबल वेस्ट। कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकल करके रिप्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे वेस्ट दैट कैन बी प्रोसीड एंड रीयूज्ड टू क्रिएट द न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे आप देखते हैं आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में कंपटीशन होता है कि आपको वेस्ट मटेरियल से कुछ क्रिएटिव बनाना है, तो आप किसी वेस्ट मटेरियल से अगर कुछ बहुत अच्छा एक डेकोरेटिव सामान भी बनाते हैं तो दैट मीन्स आपने उस वेस्ट को रिसाइकिल कर लिया है, यानी कि एक नया प्रोडक्ट आपने क्रिएट कर दिया है ना। एग्जाम्पल के लिए पेपर हो गए हैं, अगर कुछ पेपर वेस्ट हो गए मतलब कहने का ये है कि आपने उन पेपर्स को यूज कर लिया है, लेकिन अब उसका यूज नहीं है। आपने नोट्स बनाए किसी सब्जेक्ट के और वो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, आप नेक्स्ट क्लास में चले गए, उससे भी नेक्स्ट क्लास में चले गए, तो दैट मीन्स अगर उनका यूज नहीं है तो वो पेपर्स एज ए आप रिसाइकलिंग में यूज कर सकते हैं, यानी कि आप उनसे कुछ डेकोरेटिव चीजें बना सकते हैं। प्लास्टिक्स हो गए हैं, प्लास्टिक से भी आप डेकोरेटिव चीजें बना लेते हैं, ग्लास से भी आप डेकोरेटिव चीज बना लेते हैं, मेटल से भी आप डेकोरेटिव चीज बना सकते हैं, या फिर कोई अदर न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो आप मैंने अभी बताया, आपका क्या बताया था, हाँ डेकोरेटिव चीजें ही बनाना जरूरी है। आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर उनको यूज करके बनाते हैं तो दैट्स कॉल्ड द रिसाइकलिंग वेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है आपका कंपोजिटेबल वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट आपका कंपोज्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें जो आपके एनिमल्स होते हैं उनका जो वेस्ट होता है, जिनको आप गोबर बोल देते हैं, तो वो कंपोज्ड हो जाता है, उसका हम खाद बना लेते हैं, जिसको हम कंपोज करके अपने क्रॉप की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में यूज कर लेते हैं, है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट दैट कैन बी कंपोज टू क्रिएट द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, यानी कि सॉइल में मिलकर कहीं ना कहीं उसको वो न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड कराएंगे, दैट्स कॉल्ड द कंपोजेबल वेस्ट। दिस टिपिकली इंक्लूड द फूड, जो फूड वेस्ट बचता है, यार्ड वेस्ट बचता है, एंड सम टाइप्स ऑफ द पेपर्स आल्सो द कंपोजिटेबल वेस्ट। जैसे कि हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात की थी, वही एक टाइप का आप मान सकते हैं कि उसका एक दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं कंपोजिटेबल वेस्ट। ठीक है, लेकिन ये वेस्ट आपका इस तरीके से हमें यूज करना है कि जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में काम आए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिफ्थ पर हजार्ड्स वेस्ट, जो हमने जब सोर्सेज की बात की थी तो इनका बात हमने वहां पर भी किया था। तो ऐसे वेस्ट जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, तो उसमें आ जाता है केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स हो गए, बैटरीज हो गई हैं, पेंट्स हो गए हैं, या मेडिकल वेस्ट हो गए हैं, तो वे आपके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हार्मफुल अगर हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारी हेल्थ पर, डिफरेंट स्पीसीज की हेल्थ पर अगर डालते हैं तो उनको हम हजार्ड्स वेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ई वेस्ट। ई वेस्ट कौन से हैं? ई वेस्ट में मैंने बात की थी आपसे कंप्यूटर की, फोन्स की, टेलीविजन्स की एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो कि डिस्कार्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बेकार हैं, उनका यूज नहीं है। ठीक है, तो एक टाइप का ई वेस्ट भी आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स के अगर हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि प्रॉपर फॉर्म में अगर हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हम अगर इंडिविजुअली एक घर से ही स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में हमने शुरुआत की थी हाउस होल्ड वेस्ट की। तो अगर आपके घर का कूड़ा घर में ही इकट्ठा है, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अगर वो वेस्ट वहीं पर है तो आप खुद एज्यूम करके देखिए, प्रिडिक्ट करके देखिए कि क्या इफेक्ट आपकी हेल्थ पर होगा। सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म वहां पर इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्मेलिंग इतनी गंदी होने लगेगी, एयर पॉल्यूट हो जाएगा, आपका जो वाटर कंटामिनेटेंट सोर्स है अगर उसके पास वो वेस्ट पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका वाटर जो है वो भी इंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप खुद इंडिविजुअली अंदाजा लगा सकते हैं, अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं कि अगर आप उस वेस्ट का जो आप डे बाई डे जनरेट कर रहे हैं, अगर आप उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो कितने ज़्यादा, कितने खतरनाक इम्पैक्ट हार्मफुल आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। ये सब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में पढ़कर आए हैं, और इस वेस्ट को अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो सारे टाइप के पॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक पर्टिकुलर पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा, आपका सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, आपका वाटर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो एयर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर प्रोवाइड भी करा दिया है मैटर। वाटर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको सॉइल पॉल्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस हो गए जो इफेक्ट होगा अगर आप सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वहीं पर हेल्थ हजार्ड्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है। अगर आप सॉलिड वेस्ट या
को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे और उनके क्या क्या हेल्थ इश्यूज हैं वो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, किसी भी टाइप का पॉल्यूशन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है। ठीक है, वहीं पर क्लाइमेट चेंज की समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप सॉलिड वेस्ट का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ेगा और वो एनवायरनमेंट क्या करेगा, हमारे अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को डे बाय डे इंक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि उससे ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी एटमॉस्फेयर पर, जो हमारे अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर अल्ट्रा वायलेट रेज पास होती थी, रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाती थी, उनको ट्रैप कर लेता है, जिससे कि हमारी अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से भी हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, रिसोर्स वेस्टेज, यानी कि रिसोर्स वेस्टेज का भी अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, कैसे कि जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ हमें यही नहीं पता है कि किस टाइप का वेस्ट है। अगर आपने देखा होगा तो गवर्नमेंट कहीं पर भी पब्लिकली 3 से 4 टाइप के वेस्ट के लिए आपका डस्टबिन लगाए होती है कि आपको लिक्विड फॉर्म का वेस्ट यहाँ पर डालना है, सॉलिड वेस्ट यहाँ पर डालना है, या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें डालना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इधर डालना है। तो अगर उस तरीके से आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि मेटल का वेस्ट मेटल के साथ, प्लास्टिक का प्लास्टिक, इन सबको हम सेपरेटली कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। एट द एंड अगर हम कंक्लूड निकालें तो आप खुद ही अगर पूरे लेक्चर के बाद कंक्लूजन निकालें जो हमने पढ़ा है पूरे इस क्वेश्चन में, तो इसका कंक्लूजन आप क्या निकालते हैं? 1 मिनट का समय निकालकर आप वीडियो को पॉज करके खुद सोचें कि आप अपने अंदर से क्या कंक्लूजन देखते हैं। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सॉलिड वेस्ट का मैनेज नहीं कर पाएंगे किसी भी फॉर्म में तो हमें डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन से का सामना करना पड़ेगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। हेल्थ चाहे आप प्रेजेंट मतलब आप ये कहिए कि क्विकली उसका रेस्पॉन्स दिखे, या फिर लॉन्ग टर्म अगर आप रेस्पॉन्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीज आपको हो जाती हैं। तो इसलिए सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर आवर एनवायरमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो यही कंक्लूजन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है कि इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज क्रिटिकल फॉर द एनवायरमेंट कंजर्वेशन, जिसको आप बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, पब्लिक हेल्थ के लिए या सस्टेनेबिलिटी के लिए। प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए सॉलिड वेस्ट का, सिग्रेशन अच्छी होनी चाहिए, रिसाइकलिंग हमें पता होना चाहिए कि किस सॉलिड वेस्ट का हम रिसाइकल करके कुछ और बना सकते हैं, एंड डिस्पोजल प्रैक्टिसेस कैन रिड्यूस द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो डिस्पोजल या फिर जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है उसके पार्टीशन का हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके का वेस्ट ये है, हम उसको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर लें कि ये इस तरीके का वेस्ट है, हम इसका रिसाइकल करके कुछ और क्रिएट कर सकते हैं, है ना। कंजर्व रिसोर्सेज हो गए हैं, प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड द एनवायरमेंटल हेल्थ, और इन सब का एक ही उद्देश्य है, एनवायरमेंट को हेल्दी बनाए रखना, ह्यूमंस की हेल्थ को हेल्दी बनाए रखना। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है, क्या हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर और इजी लैंग्वेज में डिस्कस की हैं। ठीक है, तो आई होप पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 के पूरे सिलेबस को हमने लगभग 6 क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया है। डिटेल में सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, किस तरीके से एग्जाम में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारी चीजें डिटेल में हमने डिस्कस की हैं, और डिटेल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्कस की हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, वही चीज हमने मैनर के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। इसी तरीके से इसी ही फॉर्म में आपको आंसर्स अपने लिख कर आने हैं एग्जाम हॉल में जब आप कॉपी लिख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा कुछ और गया है और आप महाभारत किसी और चीज की लिखे हैं, यानी कि कंक्लूजन हमारा यही है, जितना पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप सभी यूनिट्स की देख रहे हैं तो यूनिट फर्स्ट में एक क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसका केवल और केवल ये पूछा गया था कि डिफाइन कीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो हम उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं डिस्कस किए थे, क्योंकि वहां से आपको ये भी एक गाइड करना था कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही बेटा आपको लिखना है, उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, हमें ज्यादा घुमा फिराकर महाभारत नहीं लिखनी है। 3 घंटे के समय में 3 ही घंटे का पेपर बनता है, तो आपको उस टाइम को भी मैनेज करके बहुत आसानी से चलना है। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छा आपको लेक्चर लगा होगा। शुरुआत में मैंने जैसा आपको बताया था, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग। आप सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, चाहे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, जो भी आप सोशल अकाउंट यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं,
मतलब कहने का ये है सभी पर आप वीडियोस को शेयर कर दें ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए जिनको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली वालों को शेयर करते फिर रहे हैं, नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। बच्चों तक उन तक पहुंचना है वीडियो को जो बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द एंड मैं आपसे यही कहूंगा, आप सभी का सपोर्ट इसी तरीके से चाहिए इंजीनियर्स गेटवे को। इंजीनियर्स गेटवे हर समय आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है और ये आप लोगों का प्यार ही है जिस वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन नंबर जो हैं, यही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें या इस नए तरीके से कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करें कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। तब तक कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट, किसी भी टॉपिक से, किसी भी वीडियो से रिलेटेड हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।